हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था आपका कंसोलिडेटेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था लास्ट वीडियो में वो था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 हमने कैसे किया था? इलस्ट्रेशन नंबर 7 का जो पार्ट 1 है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका मैं लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से जाके पहले आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लेना, उसके बाद इस वीडियो पर आना, ठीक है, पार्ट 2 पर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 के पार्ट 1 में हमने क्या किया था? पहले इसका थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया था कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनती है। मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस किसके? सब्सिडरी के शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस दोनों ही क्या होते हैं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो नहीं होते हैं। क्यों नहीं शो होते? क्योंकि उनके जो टुकड़े हो होकर कहाँ दिखते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में और होल्डिंग में, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने इसके सारे के सारे जो वर्किंग नोट्स हैं, टोटल 7 थे, मुझे याद है, टोटल 7 वर्किंग नोट्स बने थे, तो सारे के सारे हमने कर लिए वर्किंग नोट्स, ठीक है। उम्मीद है आपको भी सारे के सारे वर्किंग नोट्स समझ आए होंगे अच्छे से। अब वर्किंग नोट्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा? नोट्स टू अकाउंट। क्या होगा? बोलो, नोट्स टू अकाउंट। तो हम किस तरीके से चल रहे हैं? हम चल रहे हैं पहले वर्किंग नोट्स, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट, और लास्ट में जो क्वेश्चन हमने मांगा है, जो क्वेश्चन ने हमसे मांगा है, क्या मांगा है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, वो लास्ट में करेंगे अपन। पहले वर्किंग नोट्स, दूसरा नोट्स टू अकाउंट, और थर्ड आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। ये हमारा करने का तरीका होगा, लेकिन एग्ज़ाम में आप अलग तरीके से करेंगे, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। अभी पहले नोट्स टू अकाउंट पर फोकस करो। अब नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेंगे? देखो, पहला बनेगा आपका नोट्स टू अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस का। किसका? रिजर्व एंड सरप्लस। मेरे साथ साथ लिखते जाना। नोट्स टू अकाउंट में पहला आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस किसके होंगे? होल्डिंग के। रिजर्व एंड सरप्लस किसके? होल्डिंग कंपनी के। हम क्या कर रहे हैं? होल्डिंग और सब्सिडरी को मर्जी तो कर रहे हैं, तो होल्डिंग के और सब्सिडरी के दोनों को उठा लेंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस होल्डिंग कंपनी के हमें कहाँ मिलेंगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट एच लिमिटेड यानी कि होल्डिंग कंपनी, इसके रिजर्व एंड सरप्लस ये रहे। कितने है बोलो? 2 लाख रुपीज़। उठा लो इन्हें। उठा लिया? वेरी गुड, 2 लाख रुपीज़। अब किसके देखने हैं हमें? अब देखने हैं हमें सब्सिडरी कंपनी के। तो सब्सिडरी कंपनी के आएंगे आपके, होल्डिंग कंपनी का कितना हिस्सा था? 80% ऑफ पोर्शन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन। और ये कहाँ होगा? ये अपना होगा वर्किंग नोट नंबर 4 में। तो वहाँ का यहाँ पर हम रेफरेंस दे देंगे। तो कहाँ है वर्किंग नोट नंबर 4? ये रहा वर्किंग नोट नंबर 4 में। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। यहाँ पर 80% ये रहा आपका। कितना है? 44,600। तो इसको भी उठा लो। कितना हो गया? 44,600। तो आपका होल्डिंग का हो गया और इसका भी हो गया। अब दोनों को टोटल कर दो। ये आ गया आपका 2,44,600। ये किसकी बात हो गई? आपकी रिजर्व्स की। अब किसकी बात करेंगे? होल्डिंग के P&L अकाउंट को और उठा लेंगे। P&L अकाउंट ऑफ होल्डिंग। ये कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट से। तो P&L अकाउंट किसका? होल्डिंग का। ये रहा। तो 2 लाख इसका रिजर्व और 1 लाख इसका P&L अकाउंट।
तो बोलो ये टोटल करना है इसका, 2 और 1 3, तो 3,44,600, 3,44,600। दोबारा से देखो क्या है यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, होल्डिंग को और सब्सिडी को क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो होल्डिंग के क्या लेंगे हम, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लेते हैं, होल्डिंग के रिजर्व और P&L अकाउंट। तो देखो होल्डिंग कंपनी के हमने क्या ले लिए, रिजर्व्स, होल्डिंग कंपनी के हमने क्या ले लिए, रिजर्व्स, और होल्डिंग कंपनी का हमने P&L अकाउंट, होल्डिंग कंपनी के रिजर्व्स और होल्डिंग कंपनी का P&L अकाउंट। अब अपन को क्या लेना है, सब्सिडी कंपनी के रिजर्व्स और सब्सिडी कंपनी के P&L। वो दोनों ही कहाँ पे मिल जाएंगे अपन को, पोस्ट एक्विजिशन में, वर्किंग नोट नंबर 4 में। क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 4 में हमने सब्सिडी का P&L अकाउंट भी ले लिया है और सब्सिडी का रिजर्व भी, यानी कि होल्डिंग का P&L और होल्डिंग का रिजर्व ये रहा, और सब्सिडी का P&L और सब्सिडी का रिजर्व ये रहा। अब दोनों मिल चुके हैं, दोनों को क्या कर दो, मर्ज कर दो। तो होल्डिंग का रिजर्व और होल्डिंग का P&L अकाउंट, होल्डिंग का रिजर्व और होल्डिंग का P&L अकाउंट, और इन पोस्ट एक्विजिशन में क्या है, सब्सिडी का रिजर्व और सब्सिडी का P&L अकाउंट, यानी कि दोनों के रिजर्व P&L अकाउंट हमें मिल चुके हैं। इनको मिला दो तो ये बन जाएगा आपका कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। कितना आया, 3,44,600। अब इसमें एक और चीज़ बता दूँ, जैसे मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था कि सब्सिडी की शेयर कैपिटल और सब्सिडी के रिजर्व एंड सरप्लस अलग से नहीं दिखाए जाते, यानी कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो नहीं होते। क्यों नहीं शो होते, देखो अब मैं उसको बताऊंगी आपको। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहाँ है आपका, दिख रहा है कहीं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये रहा, वर्किंग नोट नंबर 6 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब देखो सब्सिडरी कंपनी की ये शेयर कैपिटल है और सब्सिडरी कंपनी का ये रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि आपका रिजर्व प्लस P&L अकाउंट। तो सब्सिडरी कंपनी की ये जो शेयर कैपिटल है, इसका अगर मैं 20% देखूं तो किसका है ये, माइनॉरिटी का। तो देखो 20% माइनॉरिटी का ये रहा, और इसका भी 20% किसका है, माइनॉरिटी का। तो ये रहा आपका माइनॉरिटी का, मतलब कि हमें सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल और सब्सिडरी कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस दोनों ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो इसका 20% जो टुकड़ा है वो आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में माइनॉरिटी के नाम पर दिख रहा होगा। अगर मैं इसको सब्सिडरी की शेयर कैपिटल और सब्सिडरी का रिजर्व एंड सरप्लस लिख दूँ, उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 20% लिख दूँ, तो ये बताओ ये डबल नहीं हो जाएगा। 100% हमने यहाँ लिख रखा है और 20% फिर से लिख दिया, क्योंकि आपको पता है जब हमने पढ़ा था वहाँ पर लिखा हुआ था कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग से शो करने की है ज़रूरत है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में अपन ने 20% लिख ही दिया है सब्सिडी का, तो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और सब्सिडरी का रिजर्व एंड सरप्लस अलग से लिखने की क्या ज़रूरत है, वो टुकड़ों में लिख तो रही है, वो टुकड़ों में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से लिख दी। अब देखो आपकी जो सब्सिडरी की बाकी की 80% जो कैपिटल है, ठीक है, और आपका ये प्रॉफिट्स, ये आपका हो गया होगा एक चीज़ गुडविल में एडजस्ट हो गई, देखो हो गए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स वगैरह सब गुडविल में एडजस्ट हो गए। बाकी बचा आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ये रहा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 20% तो माइनॉरिटी में दिख रहा होगा, यानी कि देखो किस तरीके से उनके प्रॉफिट्स के जो टुकड़े हैं वो हमारे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिख रहे हैं। 20% कहाँ दिख रहा होगा, सब्सिडरी का रिजर्व एंड सरप्लस आपका माइनॉरिटी में, और 80% इसका पोस्ट एक्विजिशन यहाँ दिख गया, और बाकी का जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है वो गुडविल से एडजस्ट हो गया। मतलब सब चीज़ें जो है सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस हर चीज़ टुकड़ों में वहाँ पर अलग अलग नाम से जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिख रही है। तो हमें ज़रूरत नहीं है आज ही कसम खा लो, प्लेज ले लो, ओथ ले लो, जो करना है करो, जिसकी कसम खानी है खाओ, बट ये याद रखना कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सब्सिडरी की ना ही शेयर कैपिटल आएगी ना ही
आपकी रिजर्व एंड सरप्लस अलग से शो होंगे, ना शेयर कैपिटल शो होंगे ना रिजर्व एंड सरप्लस। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग टुकड़ों में शो हो रहे हैं। हाँ, समझ में आया। नेक्स्ट वर्किंग नोट पे बढ़े। वर्किंग नोट तो हमारे लास्ट वीडियो में हो गए। यहाँ पर अपन बना रहे हैं नोट्स टू अकाउंट। तो पहला नोट्स टू अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट, रिजर्व एंड सरप्लस का हमने कंप्लीट कर लिया है। आते हैं सेकंड पे। सेकंड बनेगा अपना ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या करना है, एच लिमिटेड का ट्रेड पेबल ले लो, एस लिमिटेड का, होल्डिंग का, सब्सिडरी का बना लो, कंसोलिडेटेड ट्रेड पेबल आपको मिल जाएंगे। तो ट्रेड पेबल में आपको एच लिमिटेड का ट्रेड पेबल, एस लिमिटेड का ट्रेड पेबल कहाँ से मिलेंगे भाई? बैलेंस शीट में से मिलेंगे। बैलेंस शीट की एसेट लाइबिलिटी साइड में। ये रहा ट्रेड पेबल। इसके कितने हैं आपके 1,50,000 और इसके कितने हैं 57,000। उन दोनों को उठाओ, कॉपी करो और उधर पेस्ट करो। 1,50,000 और कितना है आपका 57,000। दोनों को ऐड कर लो, 2,07,000 आएगा। कैलसी करना चाहते हो तो लाओ, तो मैं कैलकुलेटर भी करा दूँ। ट्रेड पेबल, अरे चल जा भाई मेरे भाई। ट्रेड पेबल एच लिमिटेड के 1,50,000, ट्रेड पेबल एस लिमिटेड के 57,000 यानी कि 57,000। तो आपका कंसोलिडेटेड जो ट्रेड पेबल है वो आता है 2,07,000। उम्मीद है आपको समझ आ गया। बहुत छोटू सा नोट है। नोट्स टू अकाउंट में आपका नोट नंबर 3, ये आपका आएगा टेंजिबल एसेट्स का। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ भी कुछ नहीं करना है। टेंजिबल एसेट्स किसके? आपके सब्सिडरी के, होल्डिंग के, और टेंजिबल एसेट्स सब्सिडरी के, दोनों को मिला देंगे, कंसोलिडेटेड टेंजिबल एसेट्स आपके मिल जाएंगे। तो दोनों में मशीनरी और फर्नीचर दिख रहा है, देखो कहाँ गई, ये रहा। फिक्स्ड एसेट में जो टेंजिबल है कौन कौन है? मशीनरी और फर्नीचर। तो पहले मशीनरी उठाते हैं, फिर फर्नीचर उठाएंगे। तो मशीनरी किसकी उठाएंगे बोलो पहले? एच लिमिटेड की। फिर मशीनरी किसकी उठाएंगे? एस लिमिटेड की। वेरी गुड, होशियार होते जा रहे हो आप तो। मैंने गलती कर दी आपकी होशियारी में। देखो एस लिमिटेड, एच लिमिटेड की कितनी दे रखी है? एच लिमिटेड की एसेट साइड में मशीनरी दे रखी है आपकी 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपए। और एस लिमिटेड की लिखने से पहले याद रखना एस लिमिटेड की मशीनरी थी आपकी 1 लाख की थी, अब नहीं है। उसके बाद वो हो गई थी 1,50,000 की। कितने की हो गई थी? 1,50,000। और इस पर डेप्रीसिएशन कितना लगेगा आपका? 10%। अभी कितने की है वो? 1,50,000। उस पर डेप्रीसिएशन कितना लगेगा? 15%। अब आपका 1,50,000 पे माइनस डेप्रीसिएशन का रेट कितना था? 10%। तो 1,50,000 माइनस 10%, ये आ जाएगा आपका 1,35,000। क्योंकि 1,50,000 का 10% कितना होता है? 15,000। तो 1,50,000 की वैल्यू है किसकी? मशीनरी की। उस पर 10% जो है वो आपका डेप्रीसिएशन लग गया। तो वैल्यू कितने की बची बोलो? 1,35,000 यानी कि 1,35,000। तो बताओ मशीनरी एच लिमिटेड की और मशीनरी एस लिमिटेड की दोनों को एक साथ बताओ कितनी हुई? 3 लाख प्लस 1,35,000, ये हो जाएगी आपकी 4,35,000। आ गया समझ? अब हमने मशीनरी दोनों की ले ली। अब अपन को क्या लेना है? इनके दोनों के फर्नीचर पहले लेंगे अपन एच लिमिटेड के, उसके बाद लेंगे फर्नीचर एस लिमिटेड के। एच लिमिटेड की कितने रखी है? ये रही आपकी एच लिमिटेड एसेट साइड में फर्नीचर, 1,50,000। फर्नीचर अगेन ध्यान रखना, एस लिमिटेड के जो फर्नीचर पहले थे 20,000, लेकिन अब कितने के हो गए? 15,000 के। कितने के हो गए? 15,000।
इसकी डेप्रीसिएशन रेट देखना कितनी है, 15%। वेरी गुड। तो 15,000 पे माइनस 15% कितना हो गया, 12,750, 12,750। क्योंकि 15,000 पे 15% कितना है, 2250। 15,000 का अगर हमने 15% डेप्रीसिएशन निकालेंगे तो वो कितना आएगा आपका, 2250। यानी कि वैल्यू थी 15,000, डेप्रीसिएशन माइनस किया 2250, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12,750 डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद। तो एच लिमिटेड की फर्नीचर मिल गई, एस लिमिटेड की फर्नीचर मिल गई। अब किसका इंतज़ार कर रहे हो, फटाफट दोनों फर्नीचर को ऐड कर दो। 1,50,000 प्लस 12,750, ये आ जाएगा आपका 1,62,750। तो अपन को दोनों के फर्नीचर और दोनों की मशीनरी, दोनों के फर्नीचर और दोनों की मशीनरी मिल गई, तो दोनों को अपन ऐड कर देंगे और निकल जाएगा कंसोलिडेटेड टेंजिबल एसेट। तो देखो ये क्या है, फर्नीचर की वैल्यू दोनों की, अब दोनों की मशीनरी और ऐड कर दो। 4,35,000, या क्या आ गया, 4,47,750। दोबारा कैलकुलेट करते हैं। 4,35,000 दोनों की मशीनरी और 162,750, ये आपका आंसर आएगा 597,750। क्या आएगा, 597,750। इट्स अ कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। कितना आ गया, 597,750। ये है क्या, ये है कंसोलिडेटेड टेंजिबल एसेट्स। तो हो गए आपके 3 नोट्स टू अकाउंट। बढ़ते हैं नोट्स, नेक्स्ट नोट्स टू अकाउंट मतलब आपका नोट नंबर 4 पर। किस पर, नोट नंबर 4 पर। नोट नंबर 4 आपका अदर नॉन करंट एसेट। आओ फटाफट बैलेंस शीट में देखते हैं। इसमें भी वही करना है अपन को, क्या करना है, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड की देखते हैं। अदर नॉन करंट एसेट, तो एच लिमिटेड की आपकी 4,40,000 और एस लिमिटेड की आपकी 1,50,000। तो एच लिमिटेड की पता है, एस लिमिटेड की पता है, फिर किसका वेट कर रहे हो, दोनों को मिला दो। अदर नॉन करंट आपके एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। एच लिमिटेड के हैं आपके 4,40,000 और एस लिमिटेड के हैं 1,50,000। ये 4 और 1 5, ये हो गया आपका 5,90,000। तो यहाँ पर जो है आपके नोट्स टू अकाउंट जो है वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब बस हमारा क्या रह गया है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, फटाफट इसमें लाइन वगैरह खींच लो, फिर अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करते हैं साथ में। चलो फॉर्मेट बन गए हो तो स्टार्ट करें। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किस किस की बना रहे हैं, एच लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी एस लिमिटेड। कब बना रहे हैं, एज एट 31 मार्च 2017। फॉर्मेट आपका वही बोरिंग सा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। ठीक है, तो पहले आता है कौन कौन, हर बार की तरह लायबिलिटी और एसेट आते हैं बैलेंस शीट में। और कंपनी की बैलेंस शीट में कौन आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। जय हिंद। इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख लिया, वेरी गुड। सबसे पहले इक्विटी आपका, तो पहले इक्विटी को पकड़ते हैं, लिख लेते हैं शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर से पूछा आपके क्या क्या फंड्स हैं, शेयर होल्डर बोलता है चुपचाप से शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस की स्पेलिंग क्या होती है, हाँ सही है। शेयर होल्डर फंड्स के 2 होते हैं आपके, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आपका आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट।
हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पढ़ रहे थे, हमने उसमें पढ़ा था कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो अलग से शो करना चाहिए। क्यों शो करना चाहिए अलग से? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्यों शो करना चाहिए अलग से? क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट बाहर वाले होते हैं। क्योंकि सब्सिडी का 80% शेयर तो होल्डिंग के पास है घर की, लेकिन 20% जो है वो बाहर वालों के पास है। तो हमें भी तो पता चलना चाहिए कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो हम यूज़र्स देख रहे हैं, हमें भी तो समझना चाहिए, हमें भी तो समझना चाहिए कि आपके यहाँ बाहर वालों का पैसा कितना ड्यू है। तो ये आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर आपकी ये हो गया आपकी इक्विटी। अब लायबिलिटीज़ में क्या आएगा? नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी और आपका फोर्थ करंट लायबिलिटीज। ठीक है, बस ये हो गया आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज कंप्लीट। अब देखो शेयर कैपिटल में क्या लिखना है। तो एच लिमिटेड की आपकी शेयर कैपिटल देखो कितनी है। एच लिमिटेड की शेयर कैपिटल कितनी है आपकी? 6 लाख रुपीज़। तो 6 लाख रुपीज़ जो है, इसके लिए नोट बनाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि साफ साफ दे रखी है। अब रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हमने ऑलरेडी नोट बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, पहला होगा फर्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें कितना आया आपका? 3,44,600। तो हमने मेहनत पहले ही कर चुके हैं, अब बस वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। 3,44,600। इसका रेफरेंस क्या दोगे? नोट नंबर 1 को रेफ़र कर लो, क्योंकि वो पूछेंगे ना ये बैलेंस शीट में कहाँ से आ गया है, किसके में से टिप के लिखा आपने। तो आपको तो पता है भाई कि हमने नोट्स अकाउंट एकदम इज्जत से बनाए हैं। तो 3,44,600 हमने कहीं से देख के नहीं लिखा, हमने मेहनत करके लिखा है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी हमने पहले की मेहनत कर चुकी है, पिछले वीडियो की मेहनत इस वीडियो में काम आएगी। कौन सा वर्किंग नोट था वो? ये रहा वर्किंग नोट नंबर 6 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो आया था आपका 48,150। तो इसका रेफरेंस देंगे, नोट नंबर नहीं, इसका रेफरेंस देंगे वर्किंग नोट नंबर 6 में कितना आया था? 48,150। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ अगर आप बैलेंस शीट देखो तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो डैश कर दो। करंट लायबिलिटीज़ देखिए हमें क्या दे रखी है। करंट लायबिलिटीज़ में बस एक है, वो है आपका ट्रेड पेबल, और आपको याद हो हमने इसके लिए भी क्या नोट नंबर बना चुके हैं। ट्रेड पेबल कहाँ गया? नोट नंबर 2 को रेफ़र कर लो, वहाँ से मिल जाएगा आपको 2,07,000। 2,07,000 किसको रेफ़र करना है? नोट नंबर 2 को। बस आपकी जो लायबिलिटी साइड है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, वो ख़त्म हो चुकी है। फटाफट से इसका क्या कर दो? टोटल लगा दो। 6 लाख आपकी शेयर कैपिटल होल्डिंग की, 3,44,600 रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट कर चुके हैं, 48,150 कैलकुलेट कर चुके हैं, और 2,07,000 ये आपका आ गया 11,99,750। 11,99,750 ये टोटल आपका आया है लायबिलिटी के साइड का। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कोई आपके पीछे कुछ बोल रहा है, सुनना ज़रा क्या बोल रहा है। आपके पीछे कोई कुछ ज़्यादा बोल रहा है, वो बोल रहा है कि देखो इनकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का टोटल भी लग गया और इन्होंने सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल भी नहीं लिखी। तो उन्हें कुछ समझाओ कि बेटा सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल जो है वो टुकड़ों में यहाँ पर दिख रही है। जैसे कि दुल्हन की हाथ में मेहंदी जो होता है उसका नाम नहीं दिखता ना, लेकिन होता ज़रूर है। उसी तरीके से सब्सिडरी की जो शेयर कैपिटल है वो यहाँ है ज़रूर, लेकिन दिख नहीं रही है। तो अपने जो पीछे वाला जो बहुत ज़्यादा आपका बोल रहा है, तो उसे ढंग से लगाओ और उसे समझाओ कि देख माइनॉरिटी इंटरेस्ट में सब्सिडरी की शेयर कैपिटल दिख रही होगी 20%, गुडविल के ज़रिए उसकी एडजस्ट हो गई शेयर कैपिटल, बाकी की 80%। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो थे वो 20% माइनॉरिटी में दिख रहे हैं
और 20% 80% गुडविल में एडजस्ट हो गए। बचा क्या आपका? शेयर कैपिटल हो गया, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया, बचा क्या? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 20% माइनॉरिटी में दिख रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं? देखो, नज़रिया बदलो अपना, देखो ढंग से, दिख रहे होंगे। 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिख रहे हैं और बाकी के 80% इसके अंदर जो हमने नोट नंबर 1 में बताया था और उसे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में। ये वाली बात समझ में ना आई हो तो एक बार और मैं समझाना चाहूँगी, क्योंकि आपका पीछे वाला बहुत ज़्यादा बोल रहा है, मुझे यहाँ तक आवाज़ आ रही है। बोल रहा है सब्सिडरी कंपनी के ना तो आपने शेयर कैपिटल ली और ना ही उसका रिजर्व एंड सरप्लस लिया, तो आपकी बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड कैसे बन गई? आपने होल्डिंग का तो लिया पर सब्सिडरी का कुछ नहीं लिया। तो हम उसको समझाना चाहेंगे कि देखो, सब्सिडरी की जो शेयर कैपिटल है उसके दो हिस्से हुए, 80% और 20%। ठीक है, 80% जो है वो गुडविल के ज़रिए एडजस्ट हो गई होल्डिंग कंपनी के, और जो 20% है वो आपकी एडजस्ट हो गई माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में वो दिख रही है। गुडविल और आपका जो इन्वेस्टमेंट दिखा ना, इन्वेस्टमेंट अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी वो वहाँ दिख रही होगी, ये रही एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में, ये रही नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। पर ये आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी गुडविल के ज़रिए एडजस्ट हो गई, क्योंकि आपने वहाँ पे लिखा था ना पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये रहा 1,60,000। उसके बाद आपने जो सब्सिडरी की शेयर कैपिटल थी 80%, वो भी लिखी। मतलब सब कुछ हम गुडविल के ज़रिए एडजस्ट कर चुके हैं। कंक्लूजन इज़ दैट। ठीक है, और 20% अगर नज़रिया बदल के देखो तो इसके अंदर तुम्हें 20% सब्सिडी की शेयर कैपिटल दिखेगी। उसके बाद आते हैं सब्सिडी के रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसमें दो चीज़ें आपकी आती हैं, रिजर्व्स और प्रॉफिट। दोनों को मिला दें तो या तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, प्री एक्विजिशन या फिर पोस्ट एक्विजिशन। इस प्री एक्विजिशन में आपके रिजर्व एंड प्रॉफिट दोनों हैं, पोस्ट एक्विजिशन में आपके रिजर्व एंड प्रॉफिट दोनों हैं। ठीक है, अब देखो ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो है इसके भी दो टुकड़े हुए, आपका 80% और 20%। 80% आपका अगेन जो है वो गुडविल के ज़रिए एडजस्ट हो गया, और 20% जो वो है वो आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, अगर आप नज़रिया बदल के देखें तो आपको दिखेगा। इसी तरीके से पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है आपका 80% और 20%। 20% जो अगेन है माइनॉरिटी में, अगर देखो ध्यान से तो वहाँ पर दिखेगा, और जो 80% है वो जो 80% पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है तो वो तो आपको कहाँ दिखेगा? रिजर्व एंड सरप्लस की नोट नंबर 1 में। यानी कि इस वैल्यू के अंदर 80% पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट किसका? सब्सिडरी का। 80% पोस्ट एक्विजिशन किसका? सब्सिडरी का, आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो आपके जो भाई साहब इतना बोल रहे थे पीछे से, तो उनको मुझे लगता है बात समझ में आ गई कि सब्सिडरी कंपनी के ना ही हमने शेयर कैपिटल दिखाए और ना ही हमने क्या बोलते हैं उसे, रिजर्व एंड सरप्लस, कुछ भी नहीं दिखाया। ठीक है, तो ये आपकी जो है लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बस बी पार्ट जो है आपका वो है एसेट्स। एसेट्स बहुत ही आसान। एसेट्स में आपका आएगा पहला, जैसे आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं नॉन करेंट करंट, वैसी आपकी एसेट होती हैं नॉन करेंट एसेट्स और आपकी करंट एसेट्स। ठीक है, अब नॉन करेंट एसेट में आपका आता है पहला फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरा आता है नॉन करेंट एसेट, नहीं एसेट तो हेडिंग है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट एसेट्स के दो बच्चे, फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट में भी आपके दो आते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल।
ठीक है। नॉन करंट एसेट में पहला आपका फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में टेंजेबल, तो टेंजेबल जो है वो आपका अगेन जादू से आ जाएगा। देखो ये रहा, नोट नंबर 3 में टेंजेबल एसेट्स आपको मिल जाएंगे, कितने हैं 5,97,750। तो इसको उठाओ और वहाँ पर कॉपी पेस्ट करो। 5,97,750। पर एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए ये जादू कहाँ से आया, तो ये जादू आया आपका नोट नंबर 3 से, ये रेफर कर देना। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल में आपकी आएगी गुडविल, और गुडविल कहाँ से आएगी, ये जादू से आएगी। कौन से जादू से, वर्किंग नोट नंबर 7 से, नोट्स टू अकाउंट नहीं, वर्किंग नोट नंबर 7 से। वर्किंग नोट नंबर 7 आपका जादू जादू आ जा, गुडविल 12,000। देखो यही मैं आपसे कह रही थी, देखो यहाँ पे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो दिख रहा है, और आपका 80% शेयर कैपिटल सब्सिडी की ये भी दिख रही है। ये जो मैं भी थोड़ी देर पहले बात समझा रही थी ना वो है। चलो अभी इस पे आ जाओ, गुडविल पे 12,000। गुडविल आपकी कितनी है 12,000, यानी कि इंटेंजिबल एसेट कितनी होगी आपकी 12,000। कहाँ से आई, जादू से। कौन से जादू से, वर्किंग नोट नंबर 7 से। अब आपकी बची नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है, तो आप वहाँ पर डैश लगा दो। बस आपका लास्ट रह गया, वो है थर्ड, अदर नॉन करंट एसेट्स। तो इसके लिए भी अपन ने क्या बनाया था, एक नोट नंबर बनाया था, कहाँ है ये रहा, अदर नॉन करंट एसेट्स। कितने हैं, एस लिमिटेड टोटल 5,90,000। उठाओ इन्हें फटाफट से, कॉपी मारो और पेस्ट मारो, 5,90,000। एग्जामिनर को समझाने के लिए नोट नंबर 4 का रेफरेंस। अब अपन को क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है। अच्छा सारी की सारी एसेट यही है आपकी, तो करो फटाफट। 5,97,750 कौन है ये, टेंजिबल। इंटेंजिबल 12,000, और ये आपकी अदर नॉन करेंट एसेट 5,90,000। ये आपका आ जाएगा 11,99,750। अब इसको मैच तो कर लें, मैच हो रहा है कि नहीं। 11,99,750, 11,99,750, जय माता दी, हो गया मैच। चलो तो जय माता दी हो गई आपकी। तो चलो अपन भी चलते हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूँ हमने क्या किया आज। ये किया हमने नोट्स टू अकाउंट, टरारारा। जहाँ भी आपका कोई नोट रह गया हो आप वहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है। पूरी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये पूरी आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। हाँ एक बात रह गई बताना, जो मैंने आपसे बोली थी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। क्या मैंने बताई, देखो अपन कैसे कर रहे हैं। अपन ने पहले वर्किंग नोट्स बनाए, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट बनाए, उसके बाद जो रियल में मतलब जो एक्चुअल में हमसे क्वेश्चन ने मांगा था क्या, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, वो हमने एंड में बनाई। मतलब हमारा क्या था 1 2 3। लेकिन आपको वहाँ पर कैसे करना है, यानी कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है। देखो क्वेश्चन ने एक्चुअल में क्या मांगा था, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो आपका फर्स्ट जो होगा वो होगा स्टेप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सेकेंड स्टेप होगा आपका नोट्स टू अकाउंट, और थर्ड स्टेप होगा आपका वर्किंग नोट नंबर 3। अब आपको ये दिक्कत आई होगी कि मैम हम ऐसे कैसे करें, मीन्स आप हमें करा रहे हो वर्किंग नोट्स, नोट्स टू अकाउंट, कंसोलिडेटेड 1 2 3, तो हम 3 2 1 कैसे करें। तो देखो सिंपल सी बात, कौन कह रहा है करने के लिए, उनको क्या पता कि आप कैसे कर रहे हो। उनको क्या पता कि आप पहले वर्किंग नोट बना रहे हो, फिर नोट्स टू अकाउंट बना रहे हो, फिर कंसोल। आप क्या करना, 2 पेज छोड़ देना। देखो बैलेंस शीट किस में आती है, 2 पेज में ही तो आ रही है। एक में आपका लायबिलिटी, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर बैलेंस शीट कितनी भी लंबी हो 2 पेज में आपकी आ जाएगी।
तो आप क्या करना, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा हो, क्वेश्चन का नंबर बीच में डालते हैं ऐसे, क्वेश्चन का नंबर डाल के वहाँ पे लिख देना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और उसके बाद 2 पेज छोड़ देना। ठीक है, तो आपका क्या दिखेगा वहाँ पे कि आपने फर्स्ट में क्या किया है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सेकंड, नोट्स टू अकाउंट भी ज़्यादा पेज के नहीं होते, 1 या 2 पेज के होते हैं, तो उसके लिए भी आप 2 पेज छोड़ देना, और सेकंड स्टेप हो जाएगा आपका नोट्स टू अकाउंट। मतलब कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ पेज छोड़ने हैं। 2 पेज छोड़ देना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए, और 2 पेज छोड़ देना नोट्स टू अकाउंट के लिए। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप है रियल में वर्किंग नोट, उसको बनाना चालू कर देना। उसके लिए पेज छोड़ने की तो ज़रूरत नहीं, पेज छोड़ दोगे तो क्वेश्चन ही छूट जाएगा। ऐसे नहीं तुम पेज ही छोड़ते रहो, 2 पेज के लिए छोड़ दिए, 2 पेज के लिए छोड़ दिए, तो करोगे क्या? नहीं, खाली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए 2 पेज छोड़ना है, नोट्स टू अकाउंट के लिए 2 पेज छोड़ना है, फिर 4 पेज छूट जाएंगे। 5वें पेज पे आप डालना वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 करते जाना करते जाना करते जाना, सारे वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाएंगे। वहाँ पे आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। फिर पीछे आना, पीछे मतलब जो आपने 2 पेज ऑलरेडी छोड़ दिए ना, उस पर आना, उस पर अपने नोट्स टू अकाउंट बना लेना। ठीक है, फिर और ज़्यादा पीछे जाना, मतलब सब बिल्कुल जो आगे आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के जो पेज छूटे होंगे ना, वहाँ पर जाना और बैलेंस शीट बना लेना। मतलब आप जो वे है वो मेरे जैसा ही फॉलो करोगे, यानी कि पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर नोट्स टू अकाउंट, फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। लेकिन एग्जामिनर को क्या लगेगा कि आपने पहले बैलेंस शीट बनाई है और फिर नोट्स टू अकाउंट और फिर वर्किंग नोट। मतलब उनके हिसाब से उनको जो प्रेजेंटेशन चाहिए कि हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई है, हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट चाहिए, हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट चाहिए, तो बच्चे ने भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पहले बनाई है, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट, उसके बाद उसको वर्किंग नोट्स। ठीक है, तो ये वाली बात पूरी समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, मैं कमेंट सेक्शन में आप बोलना कि हमें ये बात समझ में नहीं आई, मैं दोबारा से बता दूंगी। पर ज़्यादा कुछ बात नहीं थी इसमें, यही थी कि बस एग्जामिनर को थोड़ा सा बनाना है, करेंगे इसी स्टेप में, लेकिन उसे ऐसे शो करेंगे कि हमने इस स्टेप में करें, क्योंकि 2 पेज इसको छोड़ के 2 पेज इसको छोड़ के शुरू कर लेंगे इसमें। ठीक है, इससे ज़्यादा ज्ञान क्या दूँ मैं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे भी ज्ञान चलता रहेगा बाकी वीडियोस में। तो ये सारी चीज़ें समझ में आई गई हो तो भैया कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर कर जाना, तो मुझे तो पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।